Hello and welcome to this wonderful chapter bond valuation again. Come to question number 5. You have done one homework, question number 3, right? क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया, कोई डाउट है? नहीं है। अगर डाउट हो पहले आप आंसर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट है तो अभी पूछना है, ठीक है? तो अभी हमने कल क्या क्या देखा, जरा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते। कल हमने पहले कूपन बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी है। आपको कैश फ्लो लिखना है, उसको रिक्वायर्ड रिटर्न से डिस्काउंट करना है। उसके बाद हमने सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट करना सीखा है। उसके लिए क्या करेंगे, 3 एडजस्टमेंट करेंगे। पहला क्या करेंगे, कूपन रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रिटर्न को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 प्रकार के बॉन्ड की वैल्यूएशन आपने सीख ली है। तो अभी तीसरा जो बॉन्ड है वो परपेचुअल बॉन्ड है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो परपेचुअल बॉन्ड से डील करता है। इज इट राइट? परपेचुअल बॉन्ड यानी इस बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बॉन्ड हर साल कूपन देगा। कब तक देगा? इनफाइनाइट पीरियड तक ये कूपन देता रहेगा, कूपन देता रहेगा। इज इट राइट? तो इसकी हम वैल्यू कैसे करते हैं? तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी यानी जो कैश फ्लो कांस्टेंट रहेगा और हर साल पे करेंगे या रिसीव करेंगे। तो उसकी फॉर्मूला याद है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में था, मैथमेटिक्स में था। उसकी फॉर्मूला होती है ए अपॉन आर। अब याद आया या अभी भी याद नहीं आया? व्हाट इज ए? एन्युटी। और आर क्या है? रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर साल एनुअल कैश फ्लो मिलेगा और आपको उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करनी है। तो ए की मतलब, ए का मतलब यहाँ पे हो गया आपका एनुअल कूपन, और आर का मतलब हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिस्काउंट, राइट? तो बस सबसे इजी फॉर्मूला इस चैप्टर में अगर कुछ है तो यही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड इज ए अपॉन आर। तो अभी क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आरटीपी में आया हुआ है, बहुत साल पहले आरटीपी में आया हुआ है। अ बॉन्ड पेज ₹90 इंटरेस्ट एनुअली इनटू परपेचुइटी। इस लाइन का मतलब है कि आपको हर साल ये कंपनी 90 रुपीज़ देगी परपेचुइटी तक, इनफाइनाइट पीरियड तक। इसकी कोई लास्ट डेट एज सच नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू इफ द करंट यील्ड इज 10%? यानी अगर आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 90 डिवाइड बाई 10% करेंगे। कितना आएगा? 90 डिवाइड बाई 10%, एक बार करके बताओ जरा। 90 डिवाइड बाई 10% कितना आएगा? 100 रुपीज़, 900 रुपीज़। फिर उन्होंने क्वेश्चन को अचानक बदल दिया। अगर करंट यील्ड आपका 8% हो जाता है, यानी आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न बदल कर 8 हो जाती है, या फिर 12% हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फिर से वही करना, 90 डिवाइड बाई 8% करेंगे और फिर 90 डिवाइड बाई 12% करेंगे, ठीक है? तो आंसर लिखेंगे नोटबुक में। नोटबुक में लिखना, इधर उधर मत लिखना। नोटबुक में पहले क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर लिख दो, बाद में रेफरेंस के लिए याद रहेगा। और आपकी बुक है, बुक में नोटबुक का पेज नंबर लिख देना है बाद में, ठीक है? बुक में नोटबुक का पेज नंबर। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली उसको आप सर्च कर पाओगे। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, हमेशा टेबल ड्रॉ करने के ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए। अब आप लिखना, राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, करंट यील्ड दिया हुआ है,
10%, 8%, 12%। करंट यील्ड का भी एक मीनिंग है जो कि हम बाद में बताएंगे। करंट यील्ड का भी एक मीनिंग है विच वी विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी। तो एक साथ तीनों हो जाएगा। पर्टिकुलर कॉलम में फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू इज इक्वल टू कूपन अपॉन यील्ड परसेंटेज, कूपन अपॉन यील्ड परसेंटेज, वैल्यू इक्वल टू कूपन अपॉन यील्ड परसेंटेज, कूपन अपॉन यील्ड परसेंटेज। लिख दिया कूपन अपॉन यील्ड परसेंटेज। फिर लिखना फर्स्ट कॉलम में 90 अपॉन 10%, 900 रुपीज़, यानी फॉर्मूला वही है हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे ए अपॉन ऐसे आर लिख सकते थे। सेकेंड कॉलम में लिखना 90 अपॉन 8%, 1125 आएगा। और थर्ड कॉलम में 90 अपॉन 12%, 750। चेक करना। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपका डिस्काउंट रेट बढ़ता है, जब डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और जब डिस्काउंट रेट घट रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इज इट राइट? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला हमने यूज़ किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड इज इक्वल टू एनुअल कूपन डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चाहिए तो लिख लो, ना तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब एक और क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर, और एक होमवर्क लिखना आज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिखना है। वो क्वेश्चन नवंबर 2008 आरटीपी का भी है और नवंबर 2023 आरटीपी का भी है। नवंबर 2023 आरटीपी। तो आप उसमें एक्चुअली 4 बॉन्ड है, उन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आपको जस्ट ऐड करना है। ठीक है, कर पाओगे आप, डोंट वरी। उसमें 2 कूपन वाले हैं और 2 आई थिंक परपेचुइटी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक नया क्वेश्चन है, सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड का क्वेश्चन है ये। सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड मतलब जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे होंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे होगा। और ये क्वेश्चन आपके आरटीपी में आ चुका है एक बार। अब पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वेरी गुड। यानी सरकारी कंपनी इज प्रपोजिंग टू सेल अ 8-year बॉन्ड ऑफ ₹1000। बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी है? 8 years। और इसकी फेस वैल्यू क्या है? 1000 एट 10% कूपन रेट पर एनम। कूपन रेट कितना है? 10%। यानी जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका 10% कूपन पेमेंट होगा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी, बॉन्ड अमाउंट मतलब ये 1000 रुपया, विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। अब इसका मतलब क्या है? बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ मतलब ये 1000 रुपया आप 8 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। यानी हर साल हम प्रिंसिपल अमाउंट भी रिडीम करेंगे। कितना आ रहा है? 125। तो 8 साल आपको हर साल 125 पे करना। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो भी पे करेंगे। इफ द इन्वेस्टर हैज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%, तो इस 8% का क्या करना है? डिस्काउंट रेट। इसको हम डिस्काउंटिंग के लिए यूज करेंगे। व्हाट इज द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, करना वही है आपको, लेकिन इस बार जो कैश फ्लो है वो हर साल बदलेगा। क्यों हर साल कैश फ्लो बदलेगा? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो हर साल 125, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कूपन का अमाउंट है वो घटता जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने के पहले आपको बताना है इसकी कूपन रेट 10% है और इसका रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है। तो बॉन्ड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1000 रुपीज से ज़्यादा आएगी या 1000 रुपीज से कम आएगी?
इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी मोर देन 10,000 बिकॉज आपका डिस्काउंट रेट कम है, डिस्काउंट रेट कम है, आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न कम है, कंपनी 10% ज़्यादा दे रही है, तो दिस विल बी अ प्रीमियम बॉन्ड। इस बॉन्ड को कंपनी प्रीमियम पे इशू कर सकती है या इन्वेस्टर इस पे प्रीमियम देने को तैयार हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप एक नीचे से एक स्टेप 1 लिखना। स्टेप 1, एनुअल amortization, annual amortization will be 1000 divided by 8 रुपीज़ 125। एनुअल अमोर्टाइजेशन लिख दिया हमने 125, सब कुछ लिखना है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना है। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, टेबल बना के, टेबल बनाने से हमारा काम थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 7, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ड्रॉ दिस टेबल, ड्रॉ दिस टेबल, ईयर, प्रिंसिपल सम, प्रिंसिपल सम आउटस्टैंडिंग लिखना, फिर लिखना इंटरेस्ट एट द रेट 10%, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, फिर लिखना टोटल कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो, फिर लिखना पीवी फैक्टर एट द रेट 8%, पीवी फैक्टर एट द रेट 8%, और लास्ट कॉलम लिखना पीवी, लास्ट कॉलम लिखना दिस पीवी। फिर कॉलम नंबर्स लिख देना। कॉलम नंबर लिखने का फ़ायदा क्या है, जब आप रिवाइज करोगे इसको हम बोलते हैं कॉलम नंबर। कॉलम नंबर 1 2 3 4, कॉलम नंबर 5 कैसे आएगा, 3 + 4, कूपन प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। कॉलम नंबर 5 3 + 4, कॉलम नंबर 6 होगा पीवी फैक्टर, एंड कॉलम नंबर 7 विल बी 5 × 6, 5 में कैश फ्लो है, 6 में फैक्टर है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे। सबने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन में 8 साल का प्रॉब्लम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो। ये कॉलम का पर्पस है कूपन कैलकुलेशन करना। तो पहले साल किस अमाउंट पे कूपन पेमेंट होगा, 1000 पे होगा या 875 पे होगा? पहले साल 1000 रुपीज़ पे होगा, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे। अब आपने क्या किया, लास्ट में 125 पे कर दिया है, तो अगले साल बैलेंस कितना रहेगा, 875 लिखिए, 875। अब 125 घटाते जाओ और लिखते जाओ अपने से, 125 रुपया कम होता जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो बचता जाएगा कंपनी का। जैसे जैसे प्रिंसिपल वापस करते जाएंगे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट घटेगा। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट एट 10% लिखना है। लिखो जी, इंटरेस्ट एट 10%। इंटरेस्ट एट 10% में क्या लिखेंगे,
आपको विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करना, सिर्फ ये जो नंबर्स है ना, ये आपका हो गया इंटरेस्ट, है कि नहीं। सीए का स्टूडेंट अगर 10% निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेगा तो हमारे इंस्टीट्यूट की बाहरी बेइज्जती है ये। इंस्टीट्यूट एक दिन कूद पड़ेगी। 10% निकालने के लिए बच्चा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, क्या किया जीवन भर। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और हर साल आपको 125 रिपे करना, उसकी मैंने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में एनुअल अमोर्टाइजेशन 125 बना दिया है। अच्छे से प्रेजेंट करना, एकदम अच्छे से, ठीक है। कोई कुछ भी बोले मेरा नाम ले लेना। अब आपका काम स्टार्ट होता है, मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ। कॉलम नंबर 5 में टोटल कैश फ्लो लिखना है। तो कंपनी आपको 100 रुपया कूपन देगी, 125 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगी। तो टोटल कैश फ्लो आपको कितना मिलेगा, 225। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट ईयर बोलो 212.5, ओके। फिर नेक्स्ट बोलना 200, 187.5, 175, 162.5, 150, 137.5, 137.5, ओके। यहाँ तक चेक कर लो पहले। कुछ कुछ कैलकुलेशन अपने आप ही कर लिया करो फटाफट। अभी देखना यहाँ पे पीवी फैक्टर आपको लिखना है 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल टू करो और फैक्टर लिख दीजिए 0.9259। एक हाथ से लिखते रहो, एक हाथ से कैलकुलेटर पे इक्वल टू प्रेस करते रहो, ठीक है। दोनों हाथ यूज करो। प्रभु ने 2 हाथ किस लिए दिए हैं? दोनों हाथ को कैलकुलेटर यूज करोगे तो लिखोगे कैसे? फैक्टर चेक कर लेना एक बार स्क्रीन से। चेक कर लिया? अभी देखो एक चीज देखो, अब आपको ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल लेना है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया आपको, क्या करना है, m प्लस फंक्शन यूज करना है, ना तो वापस टोटल लेने में और 2 मिनट जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू मेमोरी प्लस, और यहाँ पर अमाउंट लिखना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू मेमोरी प्लस। अपने से कंप्लीट करके देखते हैं कौन स्टूडेंट पहले टोटल बताएगा। जो क्लास में बैठे हैं, जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आज कंपटीशन जारी है। कौन पहले टोटल बताएगा? कौन पहले टोटल बताएगा? देखते हैं। सही भी बताना है, टोटल भी बताना, और टोटल सही भी होना चाहिए। 1070.14। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है 10 कितना, 70। ठीक है, पॉइंट्स के बाद सब कुछ सही है। सिर्फ 1070 तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा अगर आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो कोई मार्क्स काटने की किसी की हिम्मत होगी क्या? सब कुछ तो स्टूडेंट ने लिख दिया है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपका प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट 8% है जबकि कूपन रेट 10% है। कंपनी ज़्यादा दे रही है, आपको ज़्यादा कूपन दे रही है, तो आप प्रीमियम देने को तैयार हैं। एक बार सारे स्टूडेंट चेक कर लेना, आंसर पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें और कुछ अब ऐड नहीं करना, यही हमारा आंसर है। मैंने कहा मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करो तो जल्दी होगा, अदरवाइज वापस पूरे नंबर को टाइप करना, ऐड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दिख गया आपको आंसर? सही लग रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, तो आंसर सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक इसी का और प्रेजेंटेशन, एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तुमको कुछ डाउट है? नहीं, हो गया।
अब हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है सेम है, लेकिन 8 में एक ट्विस्ट है। जैसा कि मैंने कहा हम क्वेश्चंस में ट्विस्ट करेंगे बीच बीच में। जगत इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज रेज्ड ₹50 crore थ्रू एन इशू ऑफ 9% बॉन्ड। तो 9% कूपन रेट है। टोटल अमाउंट जो रेज किया गया है वो 50 करोड़ है। ईच बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 500। तो इस बार फेस वैल्यू 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, इस बार फेस वैल्यू 500 रुपये है। तो ज़रा ध्यान देना, जनरली 100, 1000 ऐसे देते हैं, लेकिन इस बार 500 दिया हुआ है। एंड 10 ईयर्स टर्म टू मैच्योरिटी, और इसकी मैच्योरिटी कितनी है? 10 साल है। पिछले क्वेश्चन में 8 साल था, अभी 10 दे दिया है। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ईच बॉन्ड इज रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 7th ईयर। तो इस बार क्या करेगी कंपनी, पहले 6 साल रिडम्पशन नहीं होगा कुछ भी, इज इट राइट। फिर जो 500 रुपया फेस वैल्यू है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। कहाँ से रिडम्पशन चालू होगा? 7th ईयर के एंड से। तो कितना अमाउंट पे करेंगे? 500 डिवाइड बाई 4 करना, 125, 125, 125, 125। तो इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने ट्विस्ट किया है कि पहले 6 साल रिडम्पशन नहीं होगा, लेकिन बाद में आखिरी के 4 साल 125 के हिसाब से रिडम्पशन होगा। तो आपको क्या करना है, जो कूपन कैलकुलेशन करेंगे तो 7वें साल के एंड तक कितना रुपया आउटस्टैंडिंग था? 7वें साल के एंड तक 500 रुपया आउटस्टैंडिंग था। 7th ईयर के एंड तक 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। फिर आपने 125 रिडीम कर दिया, तो यहाँ पे 375 आउटस्टैंडिंग होगा, फिर 250 रुपये आउटस्टैंडिंग होगा, और फिर 125 आउटस्टैंडिंग होगा। तो कूपन जो है, पहले 7 साल का कूपन जो है 500 रुपये पे निकालेंगे, पहले 7 ईयर का कूपन 500 रुपीज़ पे निकालेंगे, और बाद में 125 कम करते जाएंगे। इज इट राइट? सही है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो आपको बॉन्ड की प्राइस निकालनी है। इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न, YTM का मतलब आपकी बुक में मैंने इसको करेक्ट कर दिया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। एक बार वापस मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 13% है और कूपन 9% है, तो प्रेजेंट वैल्यू 500 रुपये से कम आएगी या ज़्यादा आएगी? कम आएगी। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर 500 से कम आता है या नहीं। तो एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पहले, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सेम फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेम फॉर्मेट ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड। ईयर, प्रिंसिपल सम आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एट द रेट 9%, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम। सभी बच्चे लिखेंगे, जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। टोटल कैश फ्लो, पीवी फैक्टर एट 13%, पूरा अपने से लिखेंगे। पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्लास में ही सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर लिखना आप लोग, ईयर कॉलम में पहले 1-6 लिख दो, इससे आपका टाइम बचेगा। यस और नो?
तो 1 से 6 में आपको सिर्फ कूपन पे करना है और सेम अमाउंट ऑफ कूपन पे करना है। अगर आप लिखना चाहें तो 1 से 10 पूरा लिख सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 1-6 और बाद में 7, 8, 9, 10 अलग अलग लिखना है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 वाले ईयर्स में कैश फ्लो बदलेगा, कूपन बदलेगा, कूपन बदलेगा, प्रिंसिपल रिडीम हो रहा है तो कैश फ्लो बदलेगा। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया तो लिखिए प्रिंसिपल सम आउटस्टैंडिंग 500, ये जो कॉलम है इसका पर्पस कूपन कैलकुलेशन करना है। तो 7वें साल के एंड तक 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, इज इट राइट? ये यहाँ पे कम करना चाहिए था, 500 ठीक है 7वें साल में, या 375 लिखना है? ये जो नंबर यहाँ पर है ये 500 होना चाहिए कि 375 होना चाहिए? 500 ठीक है, 500 ठीक है, क्योंकि ये कॉलम सिर्फ कूपन कैलकुलेशन के लिए, जो 125 पे किया 7th ईयर के एंड में पे किया है, तो 500 रुपया 7th ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग है, राइट? तो 500 लिखना। अब यहाँ पर आपने 125 रुपया रिफंड किया तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 375। तो अभी 125 कम कर दो, अभी 125 कम कर दो, फिर 250 लिख दो और फिर 125। ये जो कॉलम है इसका 9% आपको लेना है, दैट विल गिव यू कूपन 9% ऑफ 500, 45, 45, 375 का 9%, 33.75, वेरी गुड। नेक्स्ट वन 250 का 9%, 22.50, वेरी गुड। 125 का 9%, 11.25। चेक करना यहाँ तक सही है क्या? अब रीपेमेंट में 1-6 के सामने क्या लिखेंगे? रीपेमेंट ऑफ कुछ नहीं लिखेंगे, 0, क्योंकि पहले 6 साल रिडम्पशन नहीं है, पहले 6 साल रिडम्पशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 125 करके आपने 4 बार पे किया और ये 500 रुपीज़ आपने इस तरह से रिडीम कर दिया। टोटल कैश फ्लो के लिए आपको क्या करना है? कॉलम नंबर 3 और 4 को ऐड करना है, चाहिए तो अपने से कर लो विदाउट कैलकुलेटर। इन दोनों को ऐड करना है, 45, 170, 158.75, 147.50, 136.50, 136.25 होगा, 136.25, ठीक है क्या? अभी 1 से 6 का फैक्टर कैसे लिखोगे? आता है सबको? जरा बताओ कितना आ रहा है? 1 से 6 का फैक्टर कितना आ रहा है? 3.9975, 3.9975। 7th ईयर का फैक्टर, 7th ईयर का फैक्टर कितना आ रहा है? 4251, वेरी गुड, कम ऑन, जस्ट इक्वल टू प्रेस करो, नेक्स्ट आ जाएगा। 0.3762 आ रहा है, इक्वल टू 0.3329, एक बार और इक्वल टू प्रेस करो, 0.2946। वेट, अब आप वापस समझो कि आपको इन दोनों कॉलम का ना प्रोडक्ट का टोटल करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वल टू मेमोरी प्लस और लास्ट में मेमोरी रिकॉल, तो काम जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट करना। सिलेबस ज़्यादा भी है, एग्ज़ाम में लेंदी भी पेपर बहुत आते हैं। 5 मार्क के लिए आपने अगर 10-20 मिनट लगा दिया तो गलत बात है। 2 डिजिट में लिख दीजिए आंसर, डेसिमल के बाद लास्ट कॉलम में 2 डिजिट में लिख दीजिए। किसी ने टोटल किया लास्ट कॉलम का? किसी ने टोटल किया हो तो बताना। वेरी गुड, 401.11 या 12,
बोथ आर राइट, उतना डिफरेंस ठीक है। 401.11 तक अगर आप पहुंच गए हैं तो सही है। तो इतनी कम मेहनत में मिलेंगे 4 से 5 मार्क। एक होमवर्क लिखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहला होमवर्क मैंने कौन सा दिया था? 6, और कल कौन सा दिया था? 3। सो इजी टू रिमेंबर, 3, 6, 9। जिन्होंने नहीं किया है आज कर लेना, ठीक है। 3, 6 एंड 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिया, ये भी सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड का ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन आरटीपी से लिए हुए, कुछ रेफरेंस बुक से। क्वेश्चन 8 और 9 जो उसका सोर्स रेफरेंस बुक है, दूसरी बुक से लिया गया है, ताकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस मिल सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में बार बार यूज होगा। ये जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इसकी वैल्यू कैसे करते हैं? तो अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इसमें कूपन नहीं होता है, ठीक है। यहां पर एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है और यहां पर एक अमाउंट मिलेगा। इज इट राइट? तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि यहां पर इशू प्राइस कितना है, तो क्या करेंगे? जो अमाउंट आपको मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सिर्फ इसमें आपको एक कैश फ्लो जो मिलेगा मैच्योरिटी वाले दिन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। इसलिए ये फॉर्मूला देखो ऊपर, फॉर्मूला देखकर बचपन के दिन याद आए क्या? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, 4th स्टैंडर्ड में था ये फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁴n था क्या? या एटलीस्ट मैथ्स में तो था। जब भी मैथ्स पढ़ा होगा जीवन में, इस फॉर्मूले के बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू, अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो फेस वैल्यू लेना है, और अगर रिडम्पशन वैल्यू दिया तो फिर ऑफ कोर्स रिडम्पशन वैल्यू लेंगे। डिवाइड बाय 1 + r⁴n, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। आपको एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए आज आप कितना अमाउंट पे करने को तैयार है? तो यू विल बी पेइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट, यस और नो। या फिर अगर आपको फैक्टर यूज करना तो फैक्टर यूज करके भी कर लेना, दोनों आंसर सेम ही है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आपको फास्ट लगे, इजी लगे, यूज कर लेना। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसमें कूपन है ही नहीं, सिर्फ रिडम्पशन है, तो रिडम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक्शन क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन में डीप डिस्काउंट बॉन्ड लिखा हो या जीरो कूपन बॉन्ड लिखा हो, करना वही है, ठीक है। क्योंकि दोनों बॉन्ड में कूपन नहीं होता है, सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू होती है। रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इज इशूड फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 years एंड हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹25,000। तो मैंने नीचे एक डायग्राम भी बनाया, अगर आप देखेंगे कि 10वें साल के अंत में आपको मिलेंगे 25,000, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। मतलब ये जो 25,000 आपको 10 साल के बाद मिलेंगे, इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए डिस्काउंट रेट क्या यूज करना है? 15%। ये तो स्कूल में सब क्वेश्चन करवाए गए हुए हैं। चलिए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड, हमेशा हेडिंग लिखना है जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर, कि आप क्या नीचे दिखाना चाहते हैं। हेडिंग क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ डीडीबी। उसके बाद ऑलवेज फॉर्मूला लिखना है। इस क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सब बराबर है, तो आप फेस वैल्यू लिख सकते हो, रिडम्पशन वैल्यू लिख सकते हो। डिवाइड बाय 1 + r⁴n। उसके नीचे फॉर्मूला के नीचे आपको लिखना है 25,000 डिवाइड बाय 1.15 टू द पावर 10।
1.15 टू द पावर 10। अब आप कैलकुलेटर उठाओ, 25,000 डिवाइड बाई 1.15 और 10 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, 10 बार इक्वल टू प्रेस कर दो। 25,000 डिवाइड बाई 1.10 1.15 और 10 बार इक्वल टू प्रेस करना है। देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। वेरी गुड। सो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 6179। 6179 पॉइंट के बाद थोड़ा डिफरेंस अगर आ रहा है ना, कुछ दुखी होने की जरूरत नहीं है। कितना आया? हाँ ठीक है, फैक्टर की वजह से होता है, शायद मैंने फैक्टर यूज किया होगा। तो 6179 तक अगर आप पहुंच गए तो सही है। आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन करेंगे विथ सम ट्विस्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11, 12, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए आपको रेफरेंस बुक से है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बुक में हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं है। आप बोलेंगे सर सिर्फ मॉड्यूल करा दो, मैं करा दूंगा, मेरा तो काम अच्छा है, जल्दी बैच खत्म हो जाएगी, तुम भी फ्री मैं भी फ्री, इज इट राइट? लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं। आप चाहे तो आज घर में बैठ के मॉड्यूल के साथ हमारे नोट्स को कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ कितने क्वेश्चन और यहाँ कितने क्वेश्चन है। प्लस हर कॉन्सेप्ट पे ट्विस्ट भी है हमारा कि अगर ये चेंज हुआ तो आंसर को क्या करना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेमी एनुअल कॉन्सेप्ट डाल दिया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000? तो फेस वैल्यू 1000 है, जो आपको मिलेगा कब? 3 साल के बाद। ये जो मैच्योरिटी पीरियड है 3 इयर्स है, और आपका विथ 14% यील्ड, यानी आप डिस्काउंट रेट क्या यूज करने वाले हैं? 14%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओ, तो जैसे सेमी एनुअली का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? इसको कर देना है आधा, इसको कर देना है डबल, और कूपन रेट है नहीं, कूपन रेट है नहीं, तो आपको एज यूजुअल सॉल्व करना है। सिर्फ आपको डिस्काउंट रेट जो है आप 7% यूज करेंगे, और पीरियड कितना यूज करेंगे? 6 ईयर्स, 6 हाफ ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन इजी है कि अगर मान लो आपकी जो इंटरेस्ट है वो 14% एनुअल कंपाउंडिंग है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग है तो इसकी प्राइस क्या होगी? इज इट राइट? तो जरा सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आ गया सेमी एनुअल का प्रॉब्लम, तो आपको कैसे हैंडल करना जरा देखेंगे। क्वेश्चन मिला क्या आपको? कहाँ था? हाँ 11 में एक लाइन गलती से टाइप हो गया शायद। फर्स्ट वाली लाइन को डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में ना फर्स्ट लाइन रॉन्गली टाइप है। एक्चुअली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। मैं भी कंफ्यूज हो गया कहां से आ गया। लिखिए केस 1, केस 1 लिखना हेडिंग के साथ। केस 1, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले मैं एनुअल कंपाउंडिंग का करता हूं। 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सारे बच्चे लिखेंगे पीवी इक्वल टू, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप फॉर्मूला लिखना, 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.14 टू द पावर 3। कैलकुलेटर उठाएंगे, 1000 डिवाइड बाई 1.14, 3 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, 3 बार इक्वल टू प्रेस कर दो। कितना आया? 674.97 भी लिख दो, वो भी ठीक है। ये भी लिखा तो भी चलेगा, राउंड ऑफ करके लिखना तो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इज इट राइट? अब नीचे लिखना, एक लाइन पहले ब्लैंक रखो, फिर नीचे लिखना केस 2। केस 2, 14% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 14% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अपने आंसर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है एग्जामिनर पे, अरे बच्चे ने इतने स्टेप लिखे हैं तो मार्क्स तो देना चाहिए ना।
और अच्छे से लिखना हेडिंग वगैरह के साथ में। फिर लिखना PV इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई, अब आप इंटरेस्ट रेट क्या करना है, यहाँ पे 0.14 दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 7 हो जाएगा, और जो पावर है वो 3 साल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इफेक्टिवली आपको 1000 डिवाइड बाई 1.07 रेज टू 6 करना है। तो आप चाहिए तो इसको भी लिख दो पहले, नहीं तो बाद में ना याद नहीं रहेगा। कंफ्यूजन के लिए कुछ भी स्कोप नहीं छोड़ना है बात के लिए। जरा कैलकुलेशन सिर्फ चेक करके बताना, 666.30 आ रहा है। अब मैं थोड़ा इसका एक और एडवांस वर्जन लेता हूं जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन मैं ले लेता हूं। लिखना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। इंस्टीट्यूट अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में देगी तो आधे बच्चे रोड पे स्ट्राइक 2 तरह आएंगे। बोलेंगे क्लास में तो करवाए नहीं, मॉड्यूल में तो है ही नहीं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 0 कूपन बॉन्ड टुडे हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 रिडीमेबल आफ्टर 9 months। एक और ट्विस्ट किया हमने, इस बार इसकी मैच्योरिटी सिर्फ 9 months ही है, 1 साल भी नहीं है। तो बच्चा बेचारा पूरी तरह से एकदम सदमे में चला जाएगा कि हमने तो क्लास में ना ईयर्स वाले प्रॉब्लम किए थे, तो मंथ्स में आ गया। तो उसकी आज वैल्यू कितनी है ईयर 0 में, वो निकालना है आपको, करना वही है, आपको डिस्काउंट करनी है। इज इट राइट? इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज, अब यहाँ पे लिखा हुआ 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, चलो ये तो ठीक है, 18% पर एनम कंपाउंडेड, वही करना जो अभी आपने किया। फिर 18% पर एनम कंपाउंडेड, अभी क्वार्टरली कर दिया, आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 months का मतलब होता है 9/12 ईयर्स। यस और नो? बस अपने दिमाग में बैठा लेना कि मुझे 9/12 ईयर्स दिया हुआ है, तो सेमी एनुअल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मंथली है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट राइट? तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, करना वही है। 9 months का मतलब होता है 9/12 ईयर्स, और अगर 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है तो रेट जो है उसको 12 से डिवाइड करेंगे। इज इट राइट? सिर्फ करना वही है। पहली बार एग्जाम में अगर आ गया नया क्वेश्चन तो स्टूडेंट घबरा जाता है, करना वही है जो अभी हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया। तो लिखिए केस 1, हेडिंग के साथ लिखना है, केस 1। केस 1, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसको डिजाइन किया गया है। %18 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये याद रखना, 9 months का मतलब होता है 9/12 ईयर्स, ठीक है। लिखिए PV इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 9/12, 9 months मतलब 9/12 ईयर्स। फिर आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 0.75। ओ माय गॉड, अब 0.75 कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 तो बचपन में सिखाया गया था। रेट को कम कैसे करेंगे? रेट को कम करेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में ना। ये तो एनुअल रेट दिया हुआ है। रेट उतना ही रहेगा, आपको टाइम में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस आंसर में आ जाएगा, वैसे आप करोगे ना, छोटे पीरियड में डिफरेंस नहीं आता है लेकिन बड़े पीरियड में डिफरेंस आ जाता है। तो ये हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट चालू रखेंगे। वैसे 9 महीने के क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क
आएगा नहीं, बट दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। तो अब मुझे बताओ ये पावर आप सॉल्व करना कैसे करोगे। तो ना एक कैलकुलेटर पे एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, शॉर्टकट ट्रिक। जहाँ पर पावर फ्रैक्शन में हो तो शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारा नंबर है 1.18 टू द पावर 0.75। तो पहला स्टेप क्या होगा, टेक स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर यहाँ बेस में रहेगा 1.18 12 टाइम्स। कुछ याद आया कि मैथ्स में ऐसा ट्रिक सिखाते थे? तो उठाओ कैलकुलेटर जरा मेरे साथ साथ, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मेरे साथ साथ करेंगे, जिनको आता है वो बोर हो जाएंगे, जिनको नहीं आता उनको जानना जरूरी है, क्योंकि अपने सिलेबस में ये बहुत ज़रूरी है। 1.18 टाइप कर दो और बिना सोचे समझे 12 बार 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करना है। और उसको नंबर को रहने दो 1.00004040 ऐसा दिख रहा है ना, रहने दो उसको। सेकेंड स्टेप में -1 करना है, माइनस प्रेस करो 1 प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करना चाहो तो कर सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द पावर। मल्टीप्लाई बाय पावर कितना है 0.75, मल्टीप्लाई बाय 0.75 फिर इक्वल टू कर देना। 4 बार 0 303072 दिख रहा है। अब एक और स्टेप है, +1 करना, +1 इक्वल टू कितना दिख रहा है 1.4 टाइम्स 0 303072। और एक लास्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स करना है आपको। तो अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसा 12 टाइम्स करना है। तो आपको दिख रहा होगा 1.13217 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 02 समथिंग, ये इसका वैल्यू है। ये जो नंबर आपने लिखा ना, इसकी ये वैल्यू आ गई। तो ये लिख दो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो 1000 डिवाइड बाई 1.132170266, जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई इस नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आया 883 समथिंग आ रहा है ना। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये और लास्ट में आंसर। ये जब पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो इसको ऐसे यूज़ करना है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करनी है। फर्स्ट स्टेप में 1.18 की जगह कुछ और हो तो वो लिख देना, और थर्ड स्टेप में पावर अगर कुछ और हो तो वो लिखना है। ये -1 और +1 जो सेकेंड और फोर्थ स्टेप में लिखा है ना, वो सेम रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले कहीं आसपास कॉपी कर लो या वहीं पे नीचे कॉपी कर लो। ये बहुत सारे प्रॉब्लम में आएगा। अब आप बोलेंगे क्या एग्ज़ाम में ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट क्या करती है, फैक्टर आपको दे देती है। एग्ज़ाम में ऐसा लिखा रहता है 1.18 टू द पावर 0.075 इज इक्वल टू 1.13217। अगर वो दिया है तो उसको यूज़ करना है, और नहीं दिया है तो अपने से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन मालूम होने चाहिए। अगर नहीं दिया तो आपको बैठ के रोना नहीं है, आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। लिख लिया सबने? को लिख लो, बाद में याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता है। अब आप लिखिए केस टू। हेडिंग लिखना 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
जरा समझना, अगर सेमी एनुअल दिया तो जो कूपन रिक्वायर्ड रिटर्न है उसको तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये 0.18 को 2 से डिवाइड कर दिया। और नंबर ऑफ ईयर्स कैसे लिखेंगे, 9/12 ईयर्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम आई राइट? तो 9/12 इंटू 2 करेंगे तो 9/6 हो जाएगा। सही है? चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, अगर मन में डाउट हो उसके बाद ये स्टेप को लिखो। इसको फर्स्ट स्टेप लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, इसको थर्ड कर दो। अगर समझ में आ गया तो डायरेक्टली वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार भी पावर जो है ना फ्रैक्शन में आ रहा है, दिख रहा है क्या? 1.5 पावर आ रहा है। 1.5 अगर पावर आ रहा है तो अभी क्या करेंगे, फिर से एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 1.0912 टाइम्स करो। स्क्वायर 1.09 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 किया, मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। ये आपको चाहिए तो लिख के रखना, ना तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्या फैक्टर आ रहा है, कोई बताएगा क्या? 1.13799 ऐसा कुछ आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया, आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो आंसर मेरे साथ मैच हो गया तो फिर सही है। डिवाइड करो 1.13799, 878.74 के आसपास आ रहा है ना? हाँ बस ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने कैलकुलेटर पे क्या किया है। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, ठीक है? एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ध्यान में आ जाएगा। एग्जाम में यूजुअली ये दिया रहता है, यूजुअली 100 में से 99 टाइम्स दिया रहेगा, लेकिन नहीं दिया है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए सॉल्व करने का। केस 3 लिखना, केस 3 में आपको लिखना है 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है कि साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो 1000 अपॉन 1 प्लस 0.18, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो पावर है 9/12 उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन फिर लिखना इक्वल टू 1000 अपॉन 1.045 टू द पावर 3, 1.045 टू द पावर 3। तो पावर 3 है तो अभी आपको डायरेक्टली कर सकते हो, आप कैलकुलेटर पे 1000 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.045, 3 बार इक्वल टू, बस हो गया। पावर अगर होल नंबर है तो डायरेक्टली करना है, चेक करना कितना आ रहा है, 876.30 आ रहा है, 876.30 आ रहा है। उसके बाद केस 4 लिखना, 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि ये क्या हो रहा है। ये जो 18% है तो पहले 12 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ ईयर्स 9/12 है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 और 12 कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, 9। सॉल्व करके बताना। सॉल्व करके बताना।
कितना आंसर आया? वेरी गुड, 874.59 इज ऑल्सो राइट. 874.59 इज ऑल्सो राइट. आ गया आंसर. एक बार जरा नोटबुक वापस रिवाइज कर लो मन ही मन, सब समझ में आ गया. अब आपको आज ना और होमवर्क करने हैं, क्योंकि सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको भी होमवर्क जब करोगे तो आपको भी समझ में ज़्यादा आएगा. 13 और 14 इसको भी लिख लो होमवर्क में. नीचे आंसर दिया हुआ है, पहले खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं समझे तो फिर आंसर की हेल्प लेना, और फिर भी नहीं समझे तो कल मुझसे पूछना है. ओके, करेंगे. कितने होमवर्क हो गए? पहले 3, 6, 9 था, ये तो मुझे याद है. अभी 13 और 14 भी हो गया. तो आज सोने के पहले होमवर्क करके सोना है, ठीक है? अभी मेहनत करोगे तो बाद में ज़्यादा सो पाओगे. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड. अब ये क्या होता है डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस? अभी तक आपने लगभग लेट से 14 क्वेश्चन कर लिए. अब इस 14 क्वेश्चन में क्या था, आप बॉन्ड की वैल्यू स्टार्ट में कर रहे हैं कि नहीं? यानी पूरा साल बचा हुआ है. लेकिन सपोज एक बॉन्ड इशू हुआ है 1/4/2020 को, और ये बॉन्ड रिडीम होगा 1/4/2030 को. एक कितने साल हो गए? 1 साल हो गए, 10 साल हो गए. अब मुझे इस बॉन्ड की वैल्यू करनी है बीच में भी, मतलब एकदम स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं, कोई ऑड डेट में. लेटर से इसकी वैल्यू करनी है 30 सितंबर 2024 को, या कोई भी डेट हो सकता है वो, ठीक है? एग्जाम इंस्टीट्यूट आपको 15 सितंबर भी दे सकती है. अब यहां पर इसकी वैल्यू कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है. अगर आपको याद होगा तो आपने वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वगैरह सीखा है, उसमें कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखा रहता था. अब यहां पर मैं बॉन्ड की वैल्यू कर रहा हूं. बॉन्ड जो वो इंटरेस्ट क्या करती है, हर साल पे करती है 31 मार्च को. इसका मतलब है कि 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है, और जो अगला इंटरेस्ट पे होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2025. सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे आगे देखना है. और इसका पिछला इंटरेस्ट कब पे हो गया? सॉरी, ये गलत है. इसका पिछला इंटरेस्ट पे हो गया होगा 31 मार्च 24 तक, और मैं इस दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में उसकी वैल्यू करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे. एक आंसर आएगा कम इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है. इंटरेस्ट की पेमेंट स्पेसिफिक डेट्स को होती है, तब तक इंटरेस्ट अक्रू होता रहता है. तो कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब इसमें 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 सितंबर 24 तक का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है. तो अगर हम प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड करके बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस, और अगर हम प्राइस में इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस. So come interest price is called dirty price and X interest price is called clean price. अब आप बोलेंगे इसमें डर्टी क्या है? एक दिन और आगे बढ़ेंगे, एक दिन का और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा उसमें. एक दिन और आगे बढ़ेंगे, एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा. तो जो डर्टी प्राइस है ना, रोज चेंज होगा ये, क्योंकि इसमें रोज रोज इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा. Is it right? So that is why it is dirty price, because every day interest will accrue, every day the dirty price will change. अब इसकी वैल्यू कैसे करनी है वो हमें देखना है. तो यहाँ पर आप जो पिछले क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले लगाए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में खड़ा है ये. यहाँ पर वैल्यू करनी होती तो ईजी रहता, यहाँ पर वैल्यू करनी रहती तो ईजी रहता. अभी दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में आपको वैल्यू करनी है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है.
और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आरटीपी में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपकी बुक में ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं और उसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन के ही हैं जो पहले आ चुके हैं। शायद अभी करंट जो मॉड्यूल है उसमें ये दोनों क्वेश्चन नहीं है, बट पास्ट एग्जाम में, पास्ट आरटीपी में आ चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज डर्टी प्राइस? डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो इसमें नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यूएशन की तरह तो करेंगे ही करेंगे, इसमें वी ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इट्स नेक्स्ट कूपन। इज इट राइट? सो डर्टी प्राइस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, इट इज कम इंटरेस्ट प्राइस, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वैल्यूएशन। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वैल्यूएशन। जिन बच्चों ने अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया होगा उनको याद होगा, वहाँ पर भी आपने क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाला है, और वो कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब 2 इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में आपको वैल्यू करनी है। इज इट राइट? और क्लीन प्राइस क्या है? क्लीन प्राइस इज डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। उसमें से अगर मैंने अक्रूड इंटरेस्ट निकाल दिया तो इट इज कॉल्ड क्लीन प्राइस। सो यू कैन राइट इन ब्रैकेट, यहां पे लिख दो इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब बॉन्ड की प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब बॉन्ड की प्राइस में इंटरेस्ट अक्रूड इंक्लूडेड है। तो जो सेलर होता है बॉन्ड का, वो आपसे कौन सा अमाउंट चार्ज करता है? हमेशा कम इंटरेस्ट प्राइस ही चार्ज करेगा। अगर वो आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट कर रहा है तो इंटरेस्ट अक्रूड एडिशनली चार्ज करेगा। इज इट राइट? और अगर आपको वो कम इंटरेस्ट प्राइस कोट कर रहा है तो अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको चार्ज करेगा। जैसे आप कोई परचेस करने जाते हैं, सपोज एक कैलकुलेटर परचेस करने चले गए, तो कैलकुलेटर का प्राइस दुकानदार क्या बोलता है? 450 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। दूसरा शॉपकीपर आपको बोलेगा 350 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी दोनों ले रहे हैं, एक जीएसटी को प्राइस में इंक्लूड करके बता रहा है। बहुत जगह पे ऐसा होता है, कस्टमर के साथ कौन माथापच्ची करे, तो आपको एक अमाउंट बता देते हैं और बाद में बिल जब देखोगे तो ब्रेकअप में जीएसटी अलग से दिखता है, और कुछ कुछ जगह पे आपको बेस प्राइस प्लस जीएसटी बोलते हैं। इज इट राइट? तो अलग अलग मार्केट की अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग कन्वेंशन चलता है। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो वही यहाँ पर भी है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग उनके रूल्स होते हैं। तो कहीं पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे बॉन्ड कोट होता है, कहीं पे कम इंटरेस्ट। दोनों जगह पे बायर को इंटरेस्ट अक्रूड पे करना है। क्लीन प्राइस तक पहुंचने के लिए क्या करना है? पहले डर्टी प्राइस हम निकालेंगे और उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, और अगर आपको क्लीन प्राइस दिया हुआ है तो उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो दैट विल गिव यू डर्टी प्राइस। ये इक्वेशन पता है? अक्रूड इंटरेस्ट कहां से कहां तक निकालना है? सपोज पहला इंटरेस्ट पे किया गया था 31 मार्च 24 को, इसके पहले, और अगला इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 25 को, और आपने बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है मान लो 30 सितंबर 24 को। 30 सितंबर नहीं लिखता हूँ ना, तो क्या है, 6 महीना दोनों साइड हो जा रहा है। एक 31 अगस्त करके देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंटरेस्ट अक्रूड कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए 5 मंथ्स, ऑप्शन बी 7 मंथ्स। हाँ, इंटरेस्ट अक्रूड विल बी 5 मंथ्स, क्योंकि यहां तक तो इंटरेस्ट पे हो चुका है ना, और हम ट्रांजेक्शन इस डेट को कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट पे हुआ है वहां से लेकर अभी तक 5 महीने का गैप है। तो इस बॉन्ड में 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। अक्रूड मतलब जो बीत चुका है ना। तो उस व्यक्ति ने, जिसने ये बॉन्ड को हमें सेल किया है,
उसको यहाँ तक तो इंटरेस्ट मिल चुका है कंपनी से, और यहाँ से यहाँ तक उसने बेचारे ने बॉन्ड होल्ड किया, लेकिन इंटरेस्ट उसे नहीं मिला। वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके पास ये बॉन्ड 31 मार्च को होगा। ये बॉन्ड तो मेरे पास होगा, तो मुझे उसे 5 महीने का इंटरेस्ट कॉम्पनसेट करना होगा। इज इट राइट? तो 5 मंथ्स इंटरेस्ट अक्रू होगा। इसलिए मैंने बीच का डेट नहीं लिया ना, तो 6 बोलने से इधर भी और इधर भी मैच हो जाता, और ये एक मिस्टेक की संभावना है, इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलती नहीं होगी। इस कैलकुलेटेड सिंस लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, ये आपका लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मोस्टली क्वेश्चन में मंथ्स में दिया रहता है, लेकिन अगर डेज में दिया है, सपोज इस डेट को मैं चेंज कर दूं, इसको मैं 22 अगस्त कर दूं, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? डेज में कैलकुलेट करेंगे। इज इट राइट? करना वही है, जैसे मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं वैसे डेज में करना है। कोई ऐसा अलग से कुछ डिफरेंशियल कुछ नहीं है। डर्टी प्राइस ऑफ अ बॉन्ड चेंजेस रेगुलरली, इसलिए इसका नाम डर्टी प्राइस, बिकॉज कल और आज डर्टी प्राइस सेम नहीं रहेगा। आज उसमें एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, फिर वापस कल एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू, तो एवरी डे डर्टी प्राइस में एक एक दिन का इंटरेस्ट और ऐड होता जाता है ड्यू टू अक्रूड इंटरेस्ट, whereas the clean price of the bond is more stable and thus is generally used in markets to quote the price of a bond। तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं? बेस प्राइस प्लस जीएसटी कर बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी का रेट बदल सकता है। जीएसटी का रेट बदला और आपने इंक्लूडिंग जीएसटी बोला, तो बार बार आपको प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि जीएसटी का रेट बार बार बदल सकता है, वैसे बदलता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट हर महीने नया जीएसटी रेट, पिछले बार 18%, फिर स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम इतने कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमारा भविष्य है 12%, ठीक है, फिर दुकानदारों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं बढ़ाओ 17%, तो क्या करेगा दुकानदार? रेट कैसे कोट करेगा? बेस प्राइस प्लस जीएसटी। तो उसको क्या करना है? बेस प्राइस चेंज ही नहीं करना है, जीएसटी का रेट सिर्फ चेंज कर देगा, अपने आप ही सारा चेंज हो जाता है। उसी तरह बॉन्ड मार्केट में भी क्लीन प्राइस इज स्टेबल, तो जनरली द प्राइस कोटेड इज क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। इज इट राइट? इस नॉलेज का आपके जीवन में कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। एज फार एज नंबर्स क्रंचिंग के मामले में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये सब काम आएगा, बट ये जनरल नॉलेज के लिए कि यूजुअली मार्केट्स में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट किया जाता है। अब मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, समझ में आ गया तो 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, 8 मार्क, और टाइम लगेगा 5 मिनट, तो आपके पूरे 8 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर मिस्टेक कर सकते हैं। हेडिंग लिखा हुआ स्टेप्स टू कैलकुलेट डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड व्हेन we have to value the bond between 2 interest payment date। तो मैं क्या करता हूं, एक टाइमलाइन लिख के रखता हूं। लास्ट इंटरेस्ट पे हो गया है 31 मार्च 24 को, हम वैल्यू कर रहे हैं 31 अगस्त 24 को, और अगला इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 25 को, और इसकी मैच्योरिटी डेट है 31 मार्च 2030। इज इट राइट? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आने वाला है इसके नीचे, यही क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ नंबर्स डिफरेंट रहेंगे बट कंसेप्ट वही आने वाला है। तो मत लिखो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो। यहां पर हमें वैल्यू करनी है, इसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन डेट। अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने यहां पर वैल्यू की थी या यहां पर वैल्यू की थी, बीच में नहीं की थी, राइट। लेकिन अभी हमें यहाँ पे वैल्यू करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, वो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 31 मार्च 2025। तो पहले मैं यहाँ पर क्लीन प्राइस कैलकुलेट करूँगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अभी आपने किया ना, आपको देखना कितना कूपन बचा है, कितना प्रिंसिपल बचा है, कितना कूपन बचा और कितना प्रिंसिपल बचा है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 कूपन बचे हैं, 2026, 27, 28, 29, 30, 5 साल का कूपन है, और प्लस
रिडम्पशन वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्लीन प्राइस आ गया। जैसे अभी हमने पिछले 10-12 क्वेश्चन में किए वैसे ही आपको करना, अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट का दिन आइडेंटिफाई करना है, उस दिन नॉर्मल क्लीन प्राइस कितना होगा वो निकालना है। लेकिन 31 मार्च 25 का इंटरेस्ट भी पेमेंट बाकी है। अभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं ना, हम यहाँ पे खड़े, लेकिन एक आदमी को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इज इट राइट? तो आगे देख रहा है, तो आगे अभी ये 2025 का इंटरेस्ट भी तो आना बाकी है। तो पहला स्टेप यहाँ पर हो गया कि आपको अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन क्लीन प्राइस निकालना है। आपको देखना कितना इंटरेस्ट और कितना रिडम्पशन वैल्यू बचा है। लेकिन आपको ये दिन का भी इंटरेस्ट बाकी है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इंटरेस्ट ऐड कर दो। कितना इंटरेस्ट ऐड करोगे? पिछला इंटरेस्ट पेमेंट से लेकर इस डेट तक। हमारे इस एग्जाम्पल में 1 साल होगा, ये 6 महीने का क्वेश्चन रहा तो 6 मंथ्स। तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्ट आएगा, 25 को भी एक इंटरेस्ट आएगा ना। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, डर्टी प्राइस। तो हमें पहले क्लीन प्राइस निकालना है अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन, उसके बाद अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन उसमें अगर सेमी एनुअल कूपन पेमेंट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड करना है, और अगर एनुअल कूपन पेमेंट है तो फुल ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट ऐड करना है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, डर्टी प्राइस आ गया। तो डर्टी प्राइस को अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट करके यहाँ पर लेकर आना है जहाँ पर हम खड़े हैं, इज इट राइट? तो पीछे आना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये गैप कितने का है, 7 मंथ्स का है। तो 7 मंथ्स उसको पीछे लाना है डिस्काउंट करके, 7 मंथ्स का फैक्टर यूज करके लाना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा आ गया, अब इस पॉइंट पे मेरा डर्टी प्राइस आ गया। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 3। ये स्टेप 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया। तो नेक्स्ट कूपन पेमेंट के दिन जो डर्टी प्राइस है उसको मैं डिस्काउंट करूंगा फॉर दिस पीरियड, जितना गैप है। हमारे इस एग्जाम्पल में गैप 7 महीने है। 7 महीना रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन में 7 महीना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आ गए, तो ये हमारा डर्टी प्राइस आ गया। अब क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट कितना निकालना है आपको, 1 अप्रैल से 31 अगस्त, 5 मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है आपको। अब इस डर्टी प्राइस में से माइनस अगर मैं अक्रूड इंटरेस्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, क्लीन प्राइस मिलेगा, क्लीन प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट। तो वैल्यूएशन डेट के दिन आपको डर्टी प्राइस भी आ गया, क्लीन प्राइस भी आ गया। अगर वो पूछेंगे क्लीन प्राइस निकालो तो 5 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना है, और अगर वो बोलेंगे डर्टी प्राइस निकालो तो आपका आंसर स्टेप 3 में खत्म हो जाएगा, इज इट राइट? एक बार वापस देखेंगे, इस हाइलाइटर को फॉलो करना है। हमें वैल्यू करनी है 31 अगस्त 24 को, तो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 मार्च 25। इस दिन पहले क्लीन प्राइस निकालेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन रिमेनिंग कूपन प्लस रिडम्पशन वैल्यू। फिर उसमें हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट इज माई डर्टी प्राइस ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। फिर हम इसको डिस्काउंट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट और वैल्यूएशन डेट के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि मुझे यहाँ तक उसको खींचना है, उतना डिस्काउंट कर देंगे। तो हो गया मेरा डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू डर्टी प्राइस ही होगी, डर्टी का प्रेजेंट वैल्यू भी डर्टी होगा, इज इट राइट? और अगर आपको क्लीन प्राइस निकालना है तो पिछला इंटरेस्ट पेमेंट से लेकर वैल्यूएशन डेट के बीच जितना इंटरेस्ट अक्रू हो गया है उसको माइनस करेंगे, एंड दैट विल गिव यू क्लीन प्राइस। बस 4 स्टेप लगेंगे और आपका आंसर हाथ में बदले में मिलेंगे ओनली केवल 8 मार्क्स। सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा नंबर्स
क्रंचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट लिखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अगर आपने पहले से करके गए हैं तो आपके लिए एक 5-7 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ। इसमें भी मैंने दो ट्विस्ट किए हैं, एक एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड लिया है और एक सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड लिया है। तो एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आएंगे, राइट। कंसीडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 15 फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 14%, कूपन पेबल इज एनुअली ऑन डिसंबर एंड, मतलब कूपन कंपनी कब पे करती है, हर साल 31 दिसंबर को पे करती है। और हमें वैल्यूएशन कब करना है, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010, ना तो स्टार्ट में दिया ना एंड में दिया, तो हमारा काम इजी हो जाता। और मैच्योरिटी डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022। डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रिटर्न दिया 16%। फाइंड द फुल प्राइस, फुल प्राइस मतलब डर्टी प्राइस। एक और कॉन्सेप्ट या एक और टर्म याद रखना, फुल प्राइस। फुल प्राइस मीन्स डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस मीन्स कम इंटरेस्ट प्राइस। दैट शुड एग्जिस्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, दैट शुड एग्जिस्ट ऑन 1 अप्रैल 2000। तो आपको इस दिन डर्टी प्राइस निकालना है। एंड डर्टी प्राइस निकालने के बाद स्प्लिट इट इनटू एक्रूड इंटरेस्ट एंड क्लीन प्राइस कंपोनेंट। तो 3 कैलकुलेशन आपको दिखाने हैं, डर्टी प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट, क्लीन प्राइस। इज इट राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करवाऊंगा, जैसा भी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने कहा था कि आप लिखो मत, सेम एग्जाम्पल आने वाला है, तो ये वही है, सिर्फ डेट्स डिफरेंट है। क्वेश्चन और एग्जाम्पल वैसा ही है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे और लिखेंगे। पहले आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है, उसमें 4 डेट्स आएंगे। फर्स्ट डेट आएगा 31 दिसंबर 2009। सर ये 2009 कहाँ है, क्वेश्चन में तो है ही नहीं। तो 31 दिसंबर 2009 हम वैल्यू कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 10 को। और कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती है, हर साल 31 दिसंबर को। हर साल 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसके पहले कब इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया था। अगर हम 1 अप्रैल 2010 के दिन वैल्यू कर रहे हैं तो पिछला इंटरेस्ट कब पे हो गया है, 31/12/2009 के दिन। तो पिछला इंटरेस्ट, ये डेट का क्या फायदा है, यहाँ से यहाँ तक आपको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगला डेट जो लिखना है वो मेन डेट जहाँ पर हमें वैल्यू करनी है, 1 अप्रैल 2010। फिर तुम पूछोगे क्या एग्ज़ाम में भी टाइमलाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल करना है, करेंगे तो अच्छा है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में टाइमलाइन नहीं था, लेकिन हमने ऐड कर दिया, स्टूडेंट को समझने में इजी रहेगा। फिर अगला इंटरेस्ट पेमेंट डेट कब होगा, 31 दिसंबर 2010, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट दिख रहा है। और हमें ये 2 इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच वैल्यू करनी है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। और मैच्योरिटी डेट क्वेश्चन में दी हुई है 31 दिसंबर 22। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 4 डेट्स लिखने होंगे, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, वैल्यूएशन डेट, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड मैच्योरिटी डेट। फिर आपको लिखना है यहाँ पर कितना गैप है, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड निकालेंगे। और फिर लिखना है 9 मंथ्स, अगला कूपन 9 मंथ्स के बाद पे होगा। और यहाँ कितना गैप है, 12 ईयर्स, यानी 12 कूपन और बाकी है। 31 दिसंबर 10 के बाद 12 कूपन मिलेगा 140 रुपये करके। 140 कैसे आया, 14% ऑफ 1000, यानी जब मैं क्लीन प्राइस निकालूंगा इस पॉइंट पे तो मुझे 140 रुपये 12 टाइम्स और मिलने बाकी हैं। उसके अलावा मुझे मैच्योरिटी डेट के दिन रिडम्पशन वैल्यू भी मिलेगी। तो मैच्योरिटी डेट वाले दिन मुझे 140 कूपन तो मिलेगा ही, उसके अलावा 1000 रुपये प्रिंसिपल भी मिलेगा।
ओके, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप यहाँ पर हो, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मन में सोचना, अभी आप लाइन वन ड्रॉ मत करो, जो मैंने सिर्फ पहले से लिख रखा उतना ही देखना। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, पहले ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे क्लीन प्राइस निकालना है। तो क्या करते हैं हम, जितने कूपन्स बचे हैं और जो रिडम्पशन वैल्यू बचा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 12 कूपन बचा है 140 करके और 1000 रुपये प्रिंसिपल बचा है। तो अगले कूपन पेमेंट डेट को यानी 31 दिसंबर को पहले मैं क्लीन प्राइस निकालूंगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा 1 साल का, क्योंकि अभी 31 दिसंबर 2010 का भी इंटरेस्ट आना बाकी है। तो ये आ गया मेरा डर्टी प्राइस। फिर डर्टी प्राइस को हम डिस्काउंट करेंगे 1 + r⁴n। यहाँ पर n होगा 9 मंथ्स, 9/12 कर देंगे उसको, इज इट राइट, क्योंकि 9 मंथ्स ही है। और इसके बाद जो डर्टी प्राइस आएगा उसमें से हम इंटरेस्ट अक्रूड फॉर ये पीरियड 3 मंथ्स माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2010। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसको सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है विदाउट मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट। तो एक बार लिखते हैं आराम से, जहां पर भी डाउट हो पूछते रहना है। तो मेरा पहला स्टेप होगा स्टेप 1, क्लीन प्राइस ऑन 31 दिसंबर 10, यानी इस वक्त मैं यहां पर खड़ा हूं, आगे देख रहा हूं, मुझे और 12 कूपन मिलने वाले हैं, मुझे और आगे के 12 कूपन मिलने वाले हैं और 1000 रुपया आपको प्रिंसिपल मिलने वाला है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आप, या तो टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए, दोनों मेथड से आप, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है। 140 इंटू पीवी एनवीटी फैक्टर, ब्रैकेट में लिखना 16% कॉमा 12 ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1000 इंटू पीवी फैक्टर 16% कॉमा 12 ईयर्स, 16% कॉमा 12 ईयर्स। अब आपको सॉल्व करना है। ये एनवीटी फैक्टर मतलब क्यूमुलेटिव फैक्टर, आपको ऐड करते जाना है। जीटी है आपके कैलकुलेटर पे, जीटी, तो 1 डिवाइड बाय 1.16, 12 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो और बाद में जीटी फंक्शन प्रेस करना, तो आपको ये फैक्टर दिख जाएगा। और अगर जीटी फंक्शन नहीं है तो इक्वल टू मेमोरी प्लस प्रेस करेंगे। जरा बताना 5.1971 आ रहा है क्या? ओके, अभी आपको 12th फैक्टर लिखना है, 12th ईयर का फैक्टर। तो 1 डिवाइड बाई 1.16, 12 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको एक फैक्टर दिखेगा 0.1685, इज राइट, 0.1685। हाँ, अभी मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर बताओ। मल्टीप्लाई, ऐड, फाइनल आंसर, दोनों ऐड करना है। वो 1000 इंटू 1.1685 भी करना है। पहले इसको कूपन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका आंसर 896.10 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 896.09 या 10, ठीक है, उतना आप लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर अभी हमें क्लीन प्राइस मिल गया 31 दिसंबर के दिन। और इसमें इस दिन को जो कूपन मिलने वाला है अभी वो भी पेंडिंग ही है ना, 31 दिसंबर 2010 का कूपन भी आने वाला है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो उससे आपको मिल जाएगा डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010। लिखिए नीचे स्टेप 2, डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010, डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010। तो उसमें हमें 1 साल का इंटरेस्ट भी ऐड करना है 140।
896, जो भी आपका पिछला आंसर था उसको ले लीजिए और उसमें 140 और ऐड कर दीजिए, सो दैट इज 1036.10, 1036.10। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अभी मैं वापस आपको बताता हूँ। आप खड़े हैं 31 दिसंबर 10 के दिन और आपको वैल्यू करनी है 1410 के दिन, तो आपको पीछे आना है। पीछे आना मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कितने महीने का गैप है? 9 मंथ्स का गैप है, तो यहाँ पे पावर 9/12 हो जाएगा। 9 मंथ्स इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स। 9 मंथ्स इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स, क्योंकि एनुअल है ना। इसके बाद में आपको सेमी एनुअल का भी करवाऊंगा, तो आपको दोनों प्रैक्टिस मिलेगी। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1036.12 डिवाइड बाई 1.16, और ये पावर कितना 0.75 आ रहा है क्या? 0.75। तो क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे पहले 1.16 टाइप करेंगे। अपने कैलकुलेटर पे 1.16 टाइप करेंगे, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। कितना है फैक्टर यहाँ पे? 1.117747। वेरी गुड। और आंसर जरा मेरे साथ मैच करना। 926.95 आ गया क्या? आराम से करो, जब तक खुद सही नहीं करेंगे आगे मत बढ़ो। सबने सही कर लिया? आया आंसर? अभी डर्टी प्राइस आपको 1 अप्रैल को मिल गया, लेकिन उन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, आपको अक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना है और क्लीन प्राइस भी निकालना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से? 1 जनवरी 2010 से लेकर 1 अप्रैल 2010 तक निकालेंगे। 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू 1000 है और कूपन रेट 14% है और टाइम 3 मंथ्स है। तो नीचे लिखेंगे स्टेप 4, this amount of rupees 926.95, this amount of rupees 926.95 includes accrued interest for last 3 months, includes accrued interest for the last 3 months, है कि नहीं? 3 महीने का इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आप दिखाएंगे। दैट इज 1000 इंटू 14% इंटू 3/12, 1000 इंटू 14% इंटू 3/12, पूरा कैलकुलेशन दिखाना है। 35 रुपीज़ आ रहा है। अब इस 35 को आप लेस कर दोगे डर्टी प्राइस से, तो आपको मिलेगा क्लीन प्राइस। लिखना क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल, क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल, क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल 926.95 minus 35, it is equal to 891.85, 891.85। आ गया? तो ये हो गया हमारा आंसर। एक प्रैक्टिस और करेंगे। अभी ये क्वेश्चन में आपका एनुअल कूपन था, स्टूडेंट क्या रट के चले जाते हैं आंसर, एनुअल एनुअल। इंस्टीट्यूट ने अगली एग्जाम में सेमी एनुअल कूपन वाला क्वेश्चन पूछ दिया।
तो करना वही है जो अभी किया था, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि सारे कैलकुलेशन अभी 6 मंथ्स के हिसाब से आपको देखना है। इज इट राइट? हाँ जी, डाउट है? पहले बेंच में जो बच्चे बैठे हैं, हो गया? एक बार वापस आंसर पढ़ो पूरा, अपने से एक बार पूरा आंसर ऊपर से नीचे तक पढ़ो और समझो कि मुझे आया कि नहीं समझ में। चार स्टेप में सॉल्व करना है आपको। जो 4 स्टेप मैंने बुक में लिखे थे ना, 1 2 3 4, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन दिया आपको, और एग्जाम में भी वो ऐसे ही आंसर इंस्टीट्यूट भी प्रेजेंट करती है। एक और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर। यहाँ पे दिया हुआ फेस वैल्यू 1 लाख है, कूपन रेट 12% पेबल सेमी एनुअली। अभी 12% पर एनम है, ठीक है, यानी हर 6 महीना 6% कूपन पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ जून एंड दिसंबर। तो इनका कूपन पेमेंट साल में कौन कौन से दिन होता है? 30 जून एंड 31 दिसंबर। और आपको क्वेश्चन आएगा कोई ऐसा दिन जो इसके बीच में होगा। रिक्वायर्ड रिटर्न 10% यानी डिस्काउंट रेट है, और देखिए वैल्यूएशन डेट इन दोनों के बीच में आ गया बिल्कुल, 1 अक्टूबर 2010, और इसकी मैच्योरिटी डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2018। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा फाइंड क्लीन प्राइस। करना वही है, क्योंकि पहले डर्टी प्राइस निकालेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर क्लीन प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये सेमी एनुअली को आप अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। अंडरलाइन हाईलाइट जो करना है करो ताकि ध्यान में रहे। तो इससे हमारा आंसर कैलकुलेट करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 डेट्स आपको ड्रॉ करने हैं। हमें वैल्यूएशन कहाँ करनी है? 1 अक्टूबर 2010 को। तो इसके पहले इंटरेस्ट कब तक पे हो चुका है? 30 जून 2010 तक। 30 जून 2010 तक का ऑलरेडी इंटरेस्ट पे हो चुका है, और जो अगला इंटरेस्ट है वो 31 दिसंबर 2010 के दिन पे होगा। इतना समझ में आ गया? और इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? 31 दिसंबर 2018। यहां पे लिखना मैच्योरिटी डेट। एग्जाम में अगर आप टाइमलाइन बनाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ओके। तो इंटरेस्ट एक्रू कितने महीने का हो चुका है? वहां ऊपर में लिख दो 3 मंथ्स। अगला इंटरेस्ट कब पे होगा? 3 महीने के बाद। और इस बार सेमी एनुअल है, तो जरा ध्यान देना, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 18, 8 ईयर्स का गैप है। एक साल में 2 बार कूपन मिलेगा, तो अगला 16 कूपन आपको मिलने वाला है। 16 टाइम समझ में आया? 8 इंटू 2, और कूपन कितना मिलेगा? 12% ऑफ 1 लाख इंटू 6/12, 6,000 मिलेगा ना, क्योंकि सेमी एनुअल है। और लास्ट में आपको मैच्योरिटी वाले दिन 1 लाख भी मिलेगा। मैच्योरिटी वाले दिन आपको 1 लाख भी मिलेगा। टाइमलाइन बनाने से समझ में आ जाता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर 10 के दिन क्लीन प्राइस निकालूंगा, उसमें 16 टाइम्स कूपन और 1 लाख प्रिंसिपल। और डिस्काउंट रेट क्या दिया इन्होंने? 10%। तो आप क्या लेंगे? 10 लेंगे या 5 लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि सेमी एनुअल है। कल मैंने आपको लिखवाया था 3 लाइन, सेमी एनुअल में 3 चेंज करना है। कूपन का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, नंबर ऑफ ईयर्स का एडजस्टमेंट कर दिया, और डिस्काउंट रेट आपको आधा कर देना है, तो 5% लेंगे, ठीक है। यहाँ 1 मिनट, कूपन रेट 12 वो तो हो गया ना। यहाँ पे डिस्काउंट रेट यानी रिक्वायर्ड रिटर्न 10 है, 10 को आधा करेंगे 5 आएगा ना, तो 5% के हिसाब से हम डिस्काउंटिंग करेंगे। और जो कूपन है उसका इफेक्ट यहाँ पर है, देखो 6,000।
बाकी 4 स्टेप वही है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करते समय ना ध्यान देना है कि ये सेमी एनुअल बॉन्ड है, तो जो डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रिटर्न अगर उन्होंने 10 दिया है तो आप 5 लेंगे, उन्होंने 8 साल रिमेनिंग पीरियड दिया है तो आप 16 हाफ ईयर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं है, सब मोम आया है। नो राइट, क्लीन प्राइस ऑन 31st December 2010, clean price on 31st December 2010, $6,000 इंटू पीवी एनविटी फैक्टर, सॉल्व आप करेंगे मैं चेक करूंगा, इंटू ब्रैकेट 5% कॉमा 16, सिर्फ 16 लिख दो, ईयर से लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस 1 लाख इंटू पीवी फैक्टर 5% कॉमा 16 हाफ ईयर है, ठीक है। अब आपके कैलकुलेटर पे फैक्टर निकालना है, 1 डिवाइड बाई 1.05, 16 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे और जीटी फंक्शन प्रेस करेंगे, हाँ कौन बताएगा फैक्टर कितना आ रहा है, 10.8378 आ रहा है क्या? और सिर्फ सिंगल ईयर का अगर कैश फ्लो फैक्टर पूछो तो कितना आ रहा है, 0.4581। हाँ अभी दोनों को पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करो और बाद में ऐड कर देना, फाइनल आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। एक बार आपने क्लीन प्राइस सही निकाल लिया फिर आपका आगे का काम इजी हो जाता है। फाइनल आंसर बताना, 1,10,000, 836, 837, 838 सब सही है। लास्ट में अगर ये 1 रुपये 1.5 रुपये तक का डिफरेंस है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अमाउंट बड़े हैं, 1 लाख रुपया है, 6,000 रुपये हैं, तो बड़े अमाउंट रहने पे डिफरेंस आ सकता है। 1 से 2 रुपये तक का डिफरेंस ओके है, कर लिया। अब आप मुझे बताएंगे अगला स्टेप मेरा क्या होगा। अभी इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डर्टी प्राइस, कौन सी डेट को मिलेगा, 31 दिसंबर 10 को। कितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 6,000 ऐड करेंगे या 12,000 ऐड करेंगे, 6,000, क्योंकि सेमी एनुअल है, सारा खेल 6 महीने का है, ठीक है। लिखो, आपका भी जीवन में 6 महीने का ही खेल है। स्टेप नंबर 2, डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010, तो इसमें 6 महीने का एक बार इंटरेस्ट 6,000 रुपये ऐड कर दो। जो भी आंसर आपने पिछले स्टेप में लिखा है आपकी नोटबुक में, उस पर 6,000 रुपये ऐड कर दो, तो ये आपका आंसर देखना 116,836.80 या 837, 838 ऐसा कुछ आ रहा है। 6,000 रुपये ऐड करने के लिए क्या कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, 110 को 116 कर दो, बाकी वही है। अब ये जो अमाउंट आया ना, इसको हम बोलते हैं डर्टी प्राइस ऑन नेक्स्ट कूपन डेट। वहां से यहां तक आपको आना है। एक बार जरा स्क्रीन पे देखना, हम यहां पर खड़े, कौन सा डेट लिखा हुआ था कुछ बताएंगे क्या, 31 दिसंबर 10 था ये, करेक्ट। और ये हम 10 के दिन वैल्यू करना है, तो हमें यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई है 116,836.80। अब इसको आपको 3 महीना पीछे खींच कर लाना है, 3 महीना पीछे खींच कर लाना है। तो अपना अगला स्टेप क्या होगा, और याद रखना ये सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड का क्वेश्चन है। तो सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड में क्या होता है, जो डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रिटर्न है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, डर्टी प्राइस ऑन 1 अक्टूबर 2010। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी पीछे आने का। तो पहले आपका जो पिछला आंसर है, स्टेप 2 का आंसर, उसको यहाँ पे लिख दो। स्टेप 2 का आंसर लिख दो, 116
836.80 डिवाइड बाई, अभी जरा डिनोमिनेटर में समझो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% है, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 हो गया, टाइम 3/12 ईयर्स है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6/12, 6/12 यानी 1/2 हो जाएगा, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैंने से काट दिया तो 6 हो गया, 3/6 लिख दिया मैंने, 3/6 लिख दो या 3/12 इंटू 2 लिख दो, जो समझ में आ जाए। इज इट राइट? तो अगला स्टेप ये होगा, उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, पावर को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी। 0.5, रुको 1 मिनट, आपको मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना, आपको मैथ्स में बताया गया था अगर पावर 1/2 हो तो क्या करना होता है, एक बार रूट लेना है सिर्फ, तो और जल्दी हो जाएगा। अगर पावर 1/2 है तो मतलब आपको स्क्वायर रूट लेना है उसका। इज इट राइट? तो इस नंबर को टाइप करो 1.05 को और एक बार स्क्वायर रूट प्रेस कर दो तो ये और जल्दी हो जाएगा। देखो तो 1.024695 आ रहा है, वही है। 1/2 रहा तो एक बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है, 1/4 रहा तो 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है, तो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज वो जो मैंने आपको ट्रिक दिया वो तो हर जगह काम आता ही है, उससे भी आंसर आएगा, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। कितने घंटे का पेपर है? 3, तो जितना समय बचाएंगे उतना अच्छा है। पिछले 2-3 एग्जाम से पेपर बहुत लेंदी आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ रहा है क्या, जरा चेक करना। ये हो गया डर्टी प्राइस, इसमें पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो उसको मैं हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा क्लीन प्राइस। जो आपका क्वेश्चन है ना, कंप्यूट क्लीन प्राइस, ये आपका आंसर आ गया। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लीन प्राइस, एकदम अच्छे से लिखना है। क्लीन प्राइस इक्वल टू, और एग्जाम में पूरे डिटेल्स में लिखना है, डर्टी प्राइस ऑन 1 अक्टूबर 10, ताकि पेपर चेकर को भी समझ में आए कि तुम करना क्या चाहते हो। माइनस अक्रूड इंटरेस्ट फॉर लास्ट 3 मंथ्स, माइनस अक्रूड इंटरेस्ट फॉर लास्ट 3 मंथ्स, तो ये नीचे लिखना आपको क्लीन डर्टी प्राइस, पिछला आंसर कॉपी करेंगे स्टेप 3 से, और ये आपको 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 1 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, तीन महीने का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे 3,000 आ रहा है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर बताना। वेरी गुड, 111,0 to 1.05, 111,0 to 1.05, ये था सेमी एनुअल बॉन्ड का क्वेश्चन। एक बार वापस आंसर आप गो थ्रू करेंगे, 15 सेकेंड में एक बार आंसर ऊपर से नीचे तक गो थ्रू कर लो। आज होमवर्क में क्या करना है, इसको प्रैक्टिस भी कर लेना एक दूसरी नोटबुक में। सेमी एनुअल वाले को खासकर ध्यान से करना, वहाँ पे स्टूडेंट कुछ कुछ गलती करते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक 5 मिनट